नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। आज से हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में आप लोगों को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आज केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होगी क्लास 12th के लिए। क्लास 12th को फोकस करते हुए कैसे लेसन्स को इसमें मैनेज किया जाएगा, इन लेसन्स को कैसे किया जाएगा, कैसे हम लेसन्स को आगे करवाएंगे, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री के कितने पार्ट हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सा पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है वो कितने नंबर का आता है, सेकंड पार्ट कितने नंबर का आता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सर जो आपकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें है क्या, अकार्बनिक रसायन में हम लोगों को कितने लेसन्स पढ़ने हैं और कार्बनिक रसायन में हम लोगों को कितने लेसन्स पढ़ने हैं। हम लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें केवल एक पेपर केमिस्ट्री का आएगा, वो कितने मार्क्स का आता है, 70 मार्क्स का, यानी 70 नंबर का पेपर आता है। उसको कैसे डिवाइड किया गया है, 9 लेसन अकार्बनिक रसायन में पढ़ने हैं और कार्बनिक रसायन में आपको 7 लेसन पढ़ने हैं। इन लेसन को हम स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। पूछें कि इसमें टोटल लेसन कितने हैं, तो आप बताएंगे सर 16, यानी 9 और 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16 लेसन हम लोगों को पढ़ने हैं। अकार्बनिक रसायन जो आता है, अकार्बनिक रसायन जो आएगा वो आपका 40 नंबर का आएगा और कार्बनिक रसायन जो रहेगा वो आपका 30 नंबर का रहेगा। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल मार्क्स आपके कितने आ जाएंगे, 70। जो बचे हुए 30 नंबर हैं वो कहां से आपको मिलते हैं, वो प्रैक्टिकल से मिलते हैं। टोटल हम लोगों को पढ़ना कितना है, 70 मार्क्स के लिए हम लोगों को पढ़ना है। और इन 70 मार्क्स के लिए पढ़ने के लिए हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकार्बनिक रसायन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोग सबसे पहले फोकस किस पर करेंगे, अकार्बनिक रसायन पर। उसके बाद अकार्बनिक रसायन पढ़ाने के बाद हम कहां से स्टार्ट करेंगे, कार्बनिक रसायन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अकार्बनिक रसायन में हम लोग आज कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं केमिस्ट्री के आगे कौन सी हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो लेक्चर रहेगा लेक्चर 1.1, यानी हम लेसन कौन सा लेंगे, लेसन 1। अब लेसन 1 हमारा कौन सा रहेगा, लेसन का नाम है रासायनिक बलगतिकी। अब हम बात करते हैं इसी पर, रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। रसायन में हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली केमिकल रिएक्शंस। यानी जो रसायन बना हुआ है वो किससे बना हुआ है सर, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग किसको कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया या जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। यानी जिसमें पदार्थ आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना देते हैं। यानी क्या करते हैं, पदार्थ आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना देंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्या करते हैं सर, आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, क्रिया करके बनाते क्या हैं सर, क्रिया करके क्या बनाते हैं, नया पदार्थ बना देते हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करके बनाएंगे क्या, एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, आपने दो नाम सुने होंगे, और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में भी आपने देखा होगा। हम लोग क्या बनाते हैं, एक एरो बनाते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पर कुछ लिखते हैं और एरो के फ्रंट साइड पर हम कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, अब इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, वह पदार्थ जो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ये पदार्थ क्या करेंगे, जो क्रिया करेंगे, और क्रिया करके बनाएंगे क्या, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, वह पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं, और इस साइड में क्या लिखते हैं, पदार्थों की क्रिया से बना नया पदार्थ। हमने बताया यहां पर हम रखेंगे ऐसे पदार्थों को जो आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके जो नया पदार्थ बनाएंगे उसको इस साइड में रखते हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक।
ठीक है। और जो पदार्थ आपस में क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं और इससे बना जो नया पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यानी अगर हमको केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया दिखाना हो तो हम क्या दिखाते हैं? हम लोग दिखाते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं? अभिकारक। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर जनरल वे में हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे अभिकारक, यहां पर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे अभिकारक क्या है तो आप बताएंगे वह पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। हम आपसे पूछें अगर सर उत्पाद क्या है तो आप बताएंगे कि ऐसे पदार्थ जो क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना देते हैं, यानी जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। अब समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक बलगतिकी में हम लोगों को पढ़ना क्या है। रासायनिक बलगतिकी में हम लोग या पूरे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। तो हमको ये पता चल गया रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। और आपसे पूछे रासायनिक अभिक्रियाओं में होता क्या है तो आप बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? अभिकारक होते हैं। अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। अब आते हैं कि जैसे अगर हमको आगे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं जनरल वे में अगर हमको देखना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं, हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? दही का जमना देखते हैं। दही के जमने में भी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। दूध का फटना, दूध फट जाता है तो वहां पर भी वो क्यों फटा आखिरकार? यानी फटा इसलिए क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? भोजन का पाचन, खाना खाते हैं पच जाता है। भोजन का पाचन कैसे होता है? वो भी केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। यानी वहां पर भी क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं होती। चलिए आगे देखते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, फिर आप देखेंगे कि इसमें क्या अभिकारक है और क्या उत्पाद है। ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें इस रिएक्शन में अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है तो आप आसानी से बता ले जाएंगे सर इस साइड जो लिखा होता है ये क्या होता है? अभिकारक होता है। और जो इस साइड पर लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में क्या किया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में क्रिया किया। नाइट्रोजन अलग थी, हाइड्रोजन अलग थी, ये दोनों आपस में क्रिया किए। क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया और नया पदार्थ यहाँ पर बना क्या है? NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। यानी ये क्या है? एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। सर रासायनिक बलगतिकी जो होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से आप ये तो ज्ञात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, लेकिन आप ये नहीं ज्ञात कर सकते कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो कितनी देर में होगी, तुरंत हो जाएगी या काफी टाइम लग जाएगा इसको होने में। सो ये सब कहां से ज्ञात किया जाता है? रासायनिक बलगतिकी के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी को अगर हमको सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, सिंगल लाइन में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि रासायनिक बलगतिकी आखिरकार है क्या? सर रासायनिक बलगतिकी की सहायता से क्या ज्ञात होता है? रासायनिक बलगतिकी की सहायता से हमको ज्ञात होता है कि कोई भी अभिक्रिया है वो होती कैसे है। ठीक है। कोई अभिक्रिया कैसे होती है? कैसे का मतलब वो होने में थोड़ा सा टाइम लेती है या तुरंत हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती है। ये सब हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये सब हम ज्ञात करते हैं किसकी सहायता से? रासायनिक बलगतिकी की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है। अर्थात दूसरी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। अर्थात दूसरी डेफिनेशन क्या लिखते हैं? दूसरी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी के माध्यम से किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर, इस टर्म को याद रखना क्योंकि ये टर्म हम अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये टर्म अभी आपको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि अभिक्रिया की दर आखिरकार होती क्या है। यानी रासायनिक बलगतिकी के माध्यम से किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर या उसकी दर पर पड़ने वाले या उसकी दर पर विभिन्न कारकों, कौन कौन से कारक हो सकते हैं? जैसे ताप, सांद्रता, दाब आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर करानी है हमको तो अगर हम उस पर दाब बढ़ा दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उसकी हम सांद्रता बढ़ा दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब प्रभावों को किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी के माध्यम से ज्ञात करते हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया था कि रासायनिक बलगतिकी के माध्यम से हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। यानी अगर हम ध्यान से अगर इसको हम देखते हैं तो हमको यह पता चलता है कि वेग की दृष्टि से, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, तो हम देखेंगे कि वेग की दृष्टि से रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर? तो तीव्र अभिक्रिया होगी, या मंद अभिक्रिया होगी, या कैसी होगी, अति मंद अभिक्रिया होगी। लिखते हैं, चलिए क्या देखते हैं हम लोग, वेग की दृष्टि से रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि वेग की दृष्टि से, यानी वेग की दृष्टि से रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी। सबसे पहला, जैसा कि हमें पता है रासायनिक बलगतिकी से हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, तो हमको ये पता चलेगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या तो वो तीव्र गति से हो सकती है, या तो वो मंद गति से हो सकती है, और या तो वो अति मंद गति से होती है। अब तीव्र रासायनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो तीव्र अभिक्रिया की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। अपने आप से दिमाग में काम कर रहा है कि सर तीव्र का मतलब होता है तेज, वह रासायनिक अभिक्रिया जो काफी तेजी से हो जाए, यानी बहुत तेज होती है, जिसके वेग को हम क्या कर सकते हैं, जिसके वेग को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। तीव्र अभिक्रिया का एक और नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही तीव्र गति से होती है तथा जिसके, इसमें हम क्या लिख लेते हैं, जिसके तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया को हम लोग आयनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। आयनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र गति से होती है, जिसके वेग को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके वेग को हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया का दूसरा नाम हमने क्या बताया, आयनिक अभिक्रिया। अब आयनिक का मतलब क्या होता है सर, वह अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है, वह अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो तीव्र अभिक्रिया होती है ये किसके मध्य होती है, आयनों के मध्य होती है। अब हम बात करते हैं आयन कौन कौन से हैं। सर फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा है, आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, पॉजिटिव और निगेटिव। कौन कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, यानी धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। क्या किसी ने पढ़ा है गुणात्मक आयन और भागात्मक आयन? ऐसा कोई आयन नहीं होता। यानी आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा। इसको हम धनावेशित और इसको हम ऋणावेशित बोल सकते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच होती है, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया ऐसी होती है जो बहुत ही तेजी से हो जाती है और उसके वेग को हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर मंद अभिक्रिया के लिए। मंद अभिक्रिया का भी क्या नाम होता है, दूसरा नाम होता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, आणविक अभिक्रिया। अब तो समझ में आ गया होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो कैसे होती है, जो मंद गति से होती है। अगर मंद गति से हो रही है तो क्या वेग को आप निर्धारित कर सकते हो? आपका जवाब होगा यस सर, हम निर्धारित कर सकते हैं। यानी इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, जिसके वेग को निर्धारित किया जा सकता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। देखिए परेशान नहीं होना है, इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, डिटेल में आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर आपको काम क्या करना है, यहां पर सिर्फ आपको समझना है, समझते समझते चलना है और नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट से आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो मंद अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जो बहुत ही धीरे धीरे होती है, जिसके वेग को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, क्या कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, आणविक अभिक्रिया। आणविक का मतलब क्या होता है सर, अणु। यानी अगर हम लोग बोलें वह अभिक्रिया जो अणुओं के मध्य होती है,
वह अभिक्रिया किसके मध्य, जो अणुओं के मध्य होती है वो क्या कहलाती है, आणविक अभिक्रिया कह दीजिए आप उसको, या आप उसको क्या कह सकते हैं, मंद अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के लिए, अति मंद अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कैसी होती है, अब तो आंसर आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया। ये तो मंद थी, तब तो धीरे धीरे हो रही थी, अब ये क्या हो गया, अति मंद हो गया, जो काफी समय ले लेती है पूरा होने में। ये अभिक्रिया या तो कई वर्षों में होती है या कई दिनों में कंप्लीट होती है। ठीक है, सो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कई दिनों में होती हैं या कई वर्षों में होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अति मंद अभिक्रिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, आपके लिए ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। लिखने के लिए क्या आता है सर, आपसे पूछ देगा आयनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आप बताएंगे वह अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। आणविक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जो अणुओं के मध्य होती है आणविक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखते हैं आगे। अब सर यहीं पर एक बात और आ जाती है, क्या हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं? यस सर, बिल्कुल समझ सकते हैं। इसमें हमने क्या बोला, आयनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जो आयंस के मध्य होगी। अब इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर रिएक्शन हम करा दें किसके लिए, NaCl और AgNO3, ठीक है, AgNO3 गिव्स आउट, ये क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। क्यों बनाया इसको देखेंगे। सर NaCl के बारे में हमने पढ़ रखा है, अगर हम आपसे पूछे इसमें अभिकारक क्या है तो आपका आंसर होगा सर NaCl और AgNO3 हमारा क्या है, अभिकारक। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। यहां पर क्या बना हुआ है, सोडियम नाइट्रेट। NO3 जहां लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। जिसके साथ लग जाता है उसका नाम लिख देते हैं, जैसे ये नाइट्रेट किसके साथ लगा हुआ है, सिल्वर के साथ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। यहां पर नाइट्रेट किसके साथ लग गया, Na के साथ, यानी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, Na को क्या कहते हैं, सोडियम, यानी इसका नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। Ag क्या है सर, सिल्वर है, किसके साथ लगा हुआ, Cl के साथ। फर्स्ट ईयर में हमने सब कुछ पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, Cl को क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। यानी NaCl को अगर हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, NaCl किस किस पार्ट में होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ये प्लस और माइनस, अभी हमने आपको बताया आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और भागात्मक नहीं होता है। होता क्या है, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। यहाँ पर एक धनात्मक आयन हो गया, एक ऋणात्मक आयन हो गया। यहाँ पर बात करते हैं सर AgNO3 को, अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, Ag क्या होता है सर, Ag के ऊपर धनावेशित आयन होता है और नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है, ऋणावेशित आयन होता है। अब ये दोनों आयन आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके बना क्या रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तब भी क्या बनेगा सर, यहाँ पर देखते हैं माइनस होता है, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट या तोड़ेंगे तो Ag प्लस आएगा, Cl माइनस। अब ये रासायनिक अभिक्रिया किए कैसे, ये माइनस वाला प्लस के पास चला गया, ये माइनस वाला इस Ag प्लस के पास चला गया, तो इसने क्या बना दिया, AgCl बना दिया। ये प्लस वाला इस वाले माइनस के साथ चला गया, यानी NaNO3 के साथ चला गया, तो क्या बना दिया, सोडियम नाइट्रेट। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने अभी बताया था, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बना देते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट था, लेकिन नया पदार्थ बना क्या, सोडियम नाइट्रेट बन गया और सिल्वर क्लोराइड बन गया। यानी ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब ये अभिक्रिया किसके मध्य हुई है, आयनों के मध्य ही तो हुई है। प्लस और माइनस यहाँ है, यहाँ भी प्लस माइनस है, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं मंद अभिक्रिया के लिए या आणविक अभिक्रिया के लिए। सो इसका भी एग्जांपल है सर, बिल्कुल है, कि इसका नाम क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ H2O2। ये क्या बनाता है, ये जब रिएक्शन करता है तो ये क्या देता है, 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस, रिएक्शन करके क्या देता है, 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस O2।
H2O2 को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। यानी ये अभिक्रिया किसके मध्य हो रही है? अणुओं के मध्य। यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु है और ऑक्सीजन का अणु है, आपस में इन्होंने अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके बनाया क्या? एक नया पदार्थ बना दिया। इससे तो आप लोग सब लोग भली भांति परिचित होंगे। H2O किसका फॉर्मूला होता है? H2O फॉर्मूला किसका है? जल का। और O2 क्या है? जो हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं कि छोड़ते हैं? नहीं, हम लोग जो ग्रहण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं। जो छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? जल बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। ये अभिक्रिया किसके मध्य हुई? अणुओं के मध्य हुई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आणविक अभिक्रिया बोलते हैं। ये अभिक्रिया किसके मध्य होती है? ये आयनों के मध्य होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब बात करते हैं अति मंद अभिक्रिया, जो बिल्कुल ही मंद गति से चलती है, धीमे धीमे। अति मंद अभिक्रिया, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे अगर हम कहें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करें, जल बनाते हैं H2O, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 टाइम्स ऑफ O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। कब? जब यहाँ पर क्या होगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम यहाँ पर किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक से भी आप लोग परिचित होंगे। उत्प्रेरक होता क्या है? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगर यहाँ पर प्लेटिनम नहीं होगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? तब रिएक्शन हो जाएगी अति मंद अभिक्रिया। अगर प्लेटिनम उपस्थित है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फटाफट से रिएक्शन कर जाएंगे और क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। अति मंद अभिक्रिया की एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ से प्लेटिनम को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अगर यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? अति मंद अभिक्रिया होती है। इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर उत्प्रेरक उपस्थित नहीं होगा। हमने बोला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कब रिएक्शन करेगा? जब यहाँ पर हमने प्लेटिनम को लिखा था, प्लेटिनम को Pt लिखा था, प्लेटिनम अब हटा दिया, यानी यहाँ पर उत्प्रेरक उपस्थित है या नहीं? तो आप कहेंगे सर उपस्थित नहीं है, इसीलिए हमने क्या लिखा? जब उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं होती है, यानी जब उत्प्रेरक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है? अति मंद अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? अति मंद अभिक्रिया होती है। तो यहां से आप लोग समझ गए कि रासायनिक बल गतिकी में अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो हमको क्या पता चलता है? सबसे पहले हमको यह पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। सो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? जब हम रासायनिक बल गतिकी की दूसरी डेफिनेशन लिखवाए थे कि जब अर्थात के बाद एक डेफिनेशन हमने लिखी थी तो वहां पर हमने एक सर्किल बनाया था। उस टॉपिक के अंदर क्या था? हमने बोला था ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे एक्सप्लेन करने का मतलब वो टॉपिक का नाम था अभिक्रिया की दर। क्या था? अभिक्रिया की दर। अब हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग हमको क्या बताने की कोशिश करता है, या इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि अभिक्रिया की दर एक्चुअल में क्या होती है, या इसको हम अभिक्रिया का वेग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? एकांक समय में, एकांक समय का मतलब होता है कि कोई समय होगा, मान लेते हैं कौन सा समय होगा? T समय होगा। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, इन दोनों टर्म से आप परिचित हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे, वहां पर हमने समझाया हुआ है अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये जो नया टर्म आ गया अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, सो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सो एकांक समय में कि कोई समय दिया होगा, अगर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता
में परिवर्तन हो रहा है, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं या अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा हो या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन समय कैसा होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए। वहां पर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं या अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। अब सर यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि एक टर्म ऐसा है जो अभी हमको नहीं पता है, वो टर्म कौन सा है। सो आपके माइंड में उठ रहा होगा, सर ये टर्म तो अभी आपने हमको बताया ही नहीं कि सांद्रता आखिरकार होती क्या है। सांद्रता का मतलब होता है, आप लोगों ने यूज किया होगा केमिस्ट्री में, जब आप फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहां पर यूज करते थे कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते थे, ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल है। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, सांद्र। सांद्र का मतलब होता है प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो सर अगर शक्कर का जो शरबत बनाते हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी में अगर हमने 100 ग्राम शक्कर डाल दिया तो जो शरबत बना वो ज्यादा मीठा होगा कि कम मीठा होगा, तो आप कहेंगे सर वो कम मीठा होगा, ठीक है। और अगर हम बोलें कि आप रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ले की जो चाशनी होती है वो कैसी होती है, वो ज्यादा मीठी होती है कि कम मीठी होती है, तो आपका आंसर होगा, बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या होती है सर, वो जो चाशनी होती है वो ज्यादा मीठी होती है, यानी उस चाशनी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको कहते हैं वो प्योर फॉर्म में होती है, यानी वो कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट का मतलब सांद्र है, या उसको क्या बोल सकते हैं, वो कैसी है, गाढ़ी है। यानी सांद्रता का मतलब होता क्या है, एक्चुअल में सांद्रता को हम लोग क्या लिखते हैं, सांद्रता की डेफिनेशन अगर देखते हैं तो लिखेंगे, सांद्रता की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी विलयन के इकाई आयतन में, यानी उस विलयन का जो आप बना रहे हैं उसका आयतन निश्चित होना चाहिए। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, अगर पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या होगा, सांद्र होगा। यानी सांद्रता, अगर हम शक्कर पानी लिया, एक जग में हमने पानी ले लिया, पानी में हमने क्या किया, 100 ग्राम शक्कर डाला, शक्कर डाल के उसको घोला, ठीक है। घोलने से हमको क्या मिलेगा, एक विलयन प्राप्त होगा। विलयन जो प्राप्त हुआ है तो वो आप कहेंगे वो क्या सांद्र है कि नहीं है, तो कहेंगे उसमें पदार्थ की मात्रा, यानी जो पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा ही डिपेंड करती है कि विलयन क्या होगा, सांद्र होगा कि तनु होगा, सांद्र होगा कि तनु होगा। यानी तनु का मतलब क्या होता है, पतला। तनु का मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है। अगर कम शक्कर की मात्रा रखी है तो विलयन कैसा होगा, पतला होगा, या तनु होगा, या कम मीठा होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम उसमें शक्कर की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। सांद्र का मतलब क्या हो जाएगा, गाढ़ा। यानी अगर उसमें किसी विलयन में पदार्थ की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पदार्थ की मात्रा कम है तो सांद्रता कैसी होगी, उसकी कम होगी, ठीक है। सो अब सांद्रता वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे, करना क्या है, अभिक्रिया की दर की डेफिनेशन क्या कह रही, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की दर कहलाएगी या अभिक्रिया का वेग कहलाएगा, ठीक है। अब हम बोलें कि अभिक्रिया की औसत दर, ठीक है, एक फॉर्मूला बनता है यहां से अभिक्रिया की औसत दर, जिस पर न्यूमेरिकल भी आता है। सो यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला अभिक्रिया की औसत दर। अभिक्रिया की औसत दर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये डेल्टा सी क्या है और डेल्टा टी क्या है, इसके बारे में भी देख लेंगे। जहां अभिकारक, यहां पर डेल्टा सी क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है, टी को हम किससे लिखते हैं, टी को हम क्या बोलते हैं, समय, समय में परिवर्तन, ठीक है। अब सांद्रता में परिवर्तन कब होगा, जब कुछ न कुछ समय परिवर्तित होगा, ठीक है। सो डेल्टा सी क्या है, यहां से न्यूमेरिकल आता है। अभिक्रिया के औसत दर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा सी क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है। सो डेल्टा सी क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन, ठीक है। सो यहां से न्यूमेरिकल बनेगा। अब इसके आगे के टॉपिक क्या होंगे उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।